महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पर अजीत पवार ने खत्म किया सस्पेंस। अजीत पवार ने कहा मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा। ईवीएम के खिलाफ अनशन पर बैठे 95 साल के बाबा आधव ने तोड़ा अनशन। बीजेपी नेता अवधूत बाघ ने कहा अन्ना हजारे बनने की कोशिश। भाजपचा मुख्यमंत्री हुई तो ही निर्णय झाला। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार को लेकर के तस्वीर अब साफ होने लगी है। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पद को लेकर के खुद अजीत पवार ने सस्पेंस खत्म कर दिया है और बड़ा दावा करते हुए ये बताया कि सीएम बीजेपी का ही होगा। वहीं दूसरी ओर ईवीएम के खिलाफ अनशन पर बैठे बाबा आधव ने अपना अनशन खुद ही तोड़ दिया है। दरअसल आपको बता दें कि यहां पर बाबा आधव जहां पर अनशन के लिए बैठे थे, वहां पर संजय राउत, उद्धव ठाकरे और शरद पवार उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे और यहां पर बाबा आधव को उद्धव ठाकरे ने इस बात का आश्वासन दिया कि इंडिया अलायंस बड़े स्तर पर ईवीएम को लेकर के आंदोलन करेगी, जिसके बाद बाबा आधव ने अपना अनशन तोड़ दिया है। बता दें कि वो 95 साल के हैं और आपको बता दें कि जिस तरीके से 95 वर्षीय बाबा आधव ने ये अनशन ईवीएम को लेकर के किया, तो इसके खिलाफ बीजेपी ने तंज भी कसा। दरअसल बीजेपी के प्रवक्ता ने साफ तौर से यह कह दिया कि कैसे यहां पर अन्ना हजारे बनने की कोशिश की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार को लेकर के तस्वीर साफ होने लगी है। मुख्यमंत्री पद को लेकर के सस्पेंस भी खत्म हो चुका है। अजीत पवार ने बड़ा दावा करते हुए यह कहा कि महाराष्ट्र में इस बार मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा। साथ ही उन्होंने महायुति की सरकार किस फॉर्मूले पर बनेगी इसको लेकर के भी बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अजीत पवार ने कहा कि बाकी दोनों दल यानी कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की नेतृत्व वाली एनसीपी के नेता उप मुख्यमंत्री होंगे। यानी कि तस्वीरें एक बार फिर से क्लियर हो चुकी है कि महाराष्ट्र में बीजेपी का सीएम होगा और शिंदे गुट की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के नेता जो है वो यहां पर डिप्टी सीएम का पद संभालेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार आप भी सुन लीजिए अजीत पवार का यह बयान, जहां पर उन्होंने बीजेपी के सीएम होने पर सहमति जता दी है। आमच्या महायुतीचं सरकार स्थापन करायचं एवढा निर्णय झाला। भाजपचा मुख्यमंत्री होईल तोही निर्णय झाला। राहिलेले दोन पक्षाचे दोन उपमुख्यमंत्री होतील हाही निर्णय झाला। एवढं क्लिअर मॅन्डेट असताना इतका उशीर का लागतो? 26 तारखेला एवढं क्लिअर मॅन्डेट असताना इतका उशीर का लागतो? 26 तारखेला अरे 23 ला तर झालंय। 23 आणि अजून 7 दिवस पण नाही झाले। मागच्या वेळेस सरकार स्थापन करायला किती काळ गेला आठव? 95 ला तर 1 महिना गेला होता। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में महायुति की प्रचंड जीत के बाद सही लगातार विपक्ष बौखलाया हुआ है और ईवीएम को लेकर के राजनीति कर रहा है। पुणे के सामाजिक कार्यकर्ता बाबा आधव भी निष्पक्ष चुनाव की मांग को लेकर के आमरण अनशन पर बैठ गए थे। हालांकि शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने जब उन्हें बड़ा आंदोलन करने का आश्वासन दिया तो उन्होंने अनशन को ही खत्म कर दिया। दरअसल बाबा आधव का कहना है कि कुछ महीने पहले ही हुए लोकसभा चुनावों से विधानसभा चुनाव के परिणाम एकदम अलग है। ऐसे में चुनाव की निष्पक्षता पर संदेह होता है। वहीं शरद पवार जब बाबा आधव से मिलने पहुंचे और ईवीएम को लेकर के उठाए जा रहे सवालों को लेकर के शरद पवार का बड़ा बयान भी सामने आया। शरद पवार ने कहा कि चुनाव आयोग इतनी ज्यादा गड़बड़ी करेगा इस पर हमारा विश्वास नहीं, लेकिन चुनाव के बाद लग रहा है कि आरोपों में कुछ तथ्य है। वोटों की दोबारा गिनती से ज्यादा उम्मीद नहीं है। बता दें अब जिस तरीके से ये अनशन हुआ उसके बाद उद्धव ठाकरे के आश्वासन देने के बाद ये अनशन टूट जाता है। आपको बता दें यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता अवधूत बाघ ने कहा कि एक अबूझ पहली है जो बाबा आधव लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की शानदार सफलता के बाद ईवीएम पर खामोश थे। विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी की हार के बाद अचानक क्यों सक्रिय हो गए? शक है कि ईवीएम हैक होने पर विरोध करने वाले बाबा आधव को महाविकास आघाड़ी
गाड़ी ने तो हैक नहीं कर लिया। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि 1960 और 70 के बीच पुणे नगर पालिका के वामपंथी नगर सेवक के रूप में चुने गए बाबा आधव निष्क्रिय वामपंथी आंदोलन के अवशेष हैं। बाग ने सवाल दागा कि जिस बाबा आधव को आज की युवा पीढ़ी भी नहीं जानती और पुणे से बाहर भी नहीं घूमती, उसका पता शरद पवार को कैसे मिल गया? ये एक अजीब रहस्य है। इसके अलावा सीधे तौर पर बीजेपी प्रवक्ता ने यह कहा कि कैसे यहां पर वो अन्ना हजारे बनने की कोशिश कर रहे हैं और इसी की तलाश में अपने 95 साल की वरिष्ठता के अलावा उनके पास कोई संपत्ति भी नहीं है। आपको बता दें, जिस तरीके से यह अनशन किया गया उसके बाद उद्धव ठाकरे ने आश्वासन दिया कि ईवीएम को लेकर के इंडिया अलायंस बड़े स्तर पर आंदोलन करेगी, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने बाबा आधव को पानी पिलाया और उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया। अब इस अनशन को लेकर के, ईवीएम को लेकर के जिस तरीके से सवाल उठाया जा रहा है, इस पर हालांकि बीजेपी नेताओं ने पलटवार भी किया है और साफ तौर से शहजाद पूनावाला ने यह कह दिया है कि जिस हिसाब से कांग्रेस और राहुल गांधी अब तक हुए चुनावों में लगातार करारी शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है, इस वजह से यह हार की बौखलाहट है और ईवीएम पर सवाल उठाना सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को बचाने की कोशिश है। सुनिए बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का यह बयान। ईवीएम इलेक्शन कमीशन पर दोष ये बहाना है, राहुल गांधी को हार से बचाना है, इसलिए संवैधानिक संस्थाओं पर निशाना है। अब तो खड़गे जी ने भी मान लिया, इंटरनल सीडब्ल्यूसी मीटिंग में उन्होंने कहा ना कि हम लोग इसलिए हारे क्योंकि हमारे बीच में यूनिटी नहीं थी, हमारे नेताओं की कमी थी। फिर उन्होंने दोष जो है ग्रासरूट लेवल वर्कर पर डाल दिया राहुल गांधी को बचाने के चक्कर में। इससे पहले भी एक पूरी रिपोर्ट आई थी कि कांग्रेस को तो अक्टूबर नवंबर में ही उनकी इंटरनल सर्वे ने बताया था कि वो चुनाव हार रहे हैं। तो ईवीएम को दोष देना, इलेक्शन कमीशन को दोष देना, ये केवल आरजीबीसी राहुल गांधी बचाओ कमेटी की योजना है। जब चुनाव जीतते हैं कर्नाटका, तेलंगाना में, वायनाड में, जम्मू कश्मीर, झारखंड में, तब ईवीएम और इलेक्शन कमीशन बिल्कुल परफेक्ट होता है, तब वहां पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ना उनको गलत नहीं लगता है। और कहीं और हारते हैं तो वहां पर इलेक्शन कमीशन और ईवीएम को दोष देते। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि इस प्रकार से चयनात्मक रूप से आप ईवीएम को दोष नहीं दे सकते। 40 बार से अधिक कोर्टों ने इस पर रूलिंग दे दी है, पर फिर भी इलेक्शन कमीशन पर दोष इसलिए मढ़ा जाता है ताकि राहुल गांधी जो 90 चुनाव हार चुके हैं उनको बचाया जा सके। इसलिए कहा जा सकता है कि ताउम्र कांग्रेस यही गलती करती रही, दोष राहुल में थी, कांग्रेस ईवीएम मतलब एवरीडे विक्टिम मोड करती रही। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के नाम की अब तक आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस का नाम लगभग तय माना जा रहा है। बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह की तारीख भी सामने आ गई है। 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। दरअसल महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में गुरुवार 5 दिसंबर 2024 को शाम 5 बजे आजाद मैदान मुंबई में आयोजित किया जाएगा। सुनिए चंद्रशेखर बावनकुले का ये बयान। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में महायुति को ऐतिहासिक विजय मिला है। आज तक सबसे बड़ा मैंडेट महाराष्ट्र में महायुति को मिला है और महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के उपस्थिति में मुंबई के आजाद मैदान पर 5 दिसंबर 2024 को 5 बजे होगा और जो महाराष्ट्र की जनता इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह का इंतजार कर रही थी, वो इंतजार अब खत्म हो गया। मैं महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपको बता दें
दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति को प्रचंड जीत हासिल हुई है। 288 सीटों वाली विधानसभा में महायुति 233 सीटों पर जीतकर सरकार बनाने जा रही है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 149 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी ने 132 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं शिंदे गुट की शिवसेना ने 57 तो अजीत पवार की एनसीपी ने 41 सीटों पर जीत हासिल की है। और महाविकास आघाड़ी जिस तरीके से बहुत ही कम सीटों पर सिमटी है, तो जाहिर तौर पर इसको लेकर के बौखलाहट देखने को मिल रही है और लगातार जो नेता हैं वो इस पर बयानबाजी कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताएं, और आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा उसका भी कमेंट सेक्शन में जिक्र करें। धन्यवाद।